काम करवाना है आप लोगों से। और क्या, मोटिवेशन की कोई एक यूनिट होती है ना, तो वो अपन देते रहते हैं धीरे धीरे। तो अगर देखा जाए तो वैसे भी आप पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा लबालब बने रहते हो, और आसपास में चीजें जो है बड़ी मैं सुधरती हुई महसूस करता हूँ हर बार। और अगर भाई ये सोचिए, इतने टफ एनवायरनमेंट में भी आप लोगों ने अगर कैसे भी करके अपने अपनी रिदम का अगर 80% भी अगर कैसे भी रिस्टोर करके रख रखा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप पे शक ना करें, है ना। चलिए अपन चलते हैं वापस स्ट्रेट लाइन की दुनिया में। पिछली बार शायद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बता चुके थे, और उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। आप लोगों ने नोट डाउन कर रहे हैं ना? नोट्स जरूर 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 बना के रखें, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, नहीं तो ये बहुत बिगड़ेगा, है ना। अच्छा, मान लीजिए जैसे आपका पीछे बिगड़ेगा, कोई बात नहीं, आप पीछे के लिए मत भागिए, आप अभी से बनाए, आज से बनाए, ठीक है। चालू करें। अब अपन बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, है ना। आज जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, अपने क्वाड्रिलेटरल तो याद है ना अपने को, क्वाड्रिलेटरल तो अपने को ध्यान ही होगा ऐसा, ठीक है, जो स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा, खास बात देखिए, आपने किसी बात पर नोटिस किया, पहले ये लाइन बनी और इस तरफ चली, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। अगर आप ध्यान से देखें तो जो रोटेशन का ऑर्डर था वो ये था, और इसे अपन लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो आप हमेशा याद रखना, पहली बात तो जब भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे तब हर बार एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो करेंगे। दूसरा सर, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला सरस फार्मूला वाला। सरस फार्मूला कौन सा था? अच्छा, सरस फार्मूला एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल, जैसे आप लेना चाहें वैसे ही आप इसे यूज करें। ये क्या है सर? भाई हमने सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट डाला, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट का डाला, फिर थर्ड का डाला, फिर फोर्थ का, और जिससे पहले शुरू किया था उसी से पैकअप किया। अच्छा, हाँ, फिर कैसे करते हैं सर इसे? भाई अगर बाय द वे हॉरिजॉन्टल की बात करी जाए तो हम हर बार दो दो का सेट लेते हैं, पहले इसका, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, देख रहे हैं आप, और फिर इन दोनों का, गौर से देखिएगा। और अगर मैं देखा जाए तो आप अगर इनको देख पा रहे हैं, तो जो अपन ने करली ब्रैकेट जैसा बनाया है वो चार बने, माने हमारे पास चार पेयर बनेंगे। और हर पेयर में हर बार हम लोग, जैसे ये x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है, तो हर बार पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ब्लू माइनस येलो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फिर माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इसीलिए आया x1 y2 माइनस x2 y1। अब जैसे मान लो किसी ने कहा 3 5 0 1, है ना। अगर मुझसे किसी ने इसकी डिटरमिनेंट सॉल्व कराई, तो मैं कैसे सोचूंगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो मेरा आंसर विल बी 0 3, तो आंसर विल बी 3। अब मान लीजिए यही अगर 3 का होता, जैसे 3 5 0 1 के साथ में 2 और 3 होता मान लो, तो क्या करते सर आप? अगर मान लीजिए ऐसा होता तो मैं क्या करता, पहले मैं इन दोनों का सेट बनाता और मैं ऐसे सॉल्व करते। देखिए साहब, इन दोनों के लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बोले तो 0, ठीक है, प्लस। अब ये पहले दो का डिटरमेंट हो गया सॉल्व, डिटरमेंट, इन दोनों का डिटरमेंट सॉल्व होने के बाद अब मैं इन दोनों के डिटरमेंट पे बात करता हूं। अगर मैं इन दोनों के डिटरमेंट पे बात करता हूं तो कैसे चलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो हर बार मेरा मल्टीप्लीकेशन पहले इन दोनों का, माने इस इधर और इसका, फिर माइनस फिर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, है ना। अगर जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी हो, तो मल्टीप्लीकेशन का मेरा आंसर होगा ए बी माइनस सी डी। अब तो उम्मीद है आप में से कई लोग समझ गए होंगे, 0 - 2, फाइनली मेरा आंसर होता 1। क्लियर है? अगर 3 का भी हो तो। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो हर बार जब भी हॉरिजॉन्टल हो तो दो दो का पेयर अप करते चलना, ब्लू माइनस येलो, फिर ब्लू माइनस येलो, फिर ब्लू माइनस येलो, और आपका आंसर होगा। और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलने का। क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए सर पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डूडेकागन, क्विंटेकागन ये सब आ जाए, तो बड़े बड़े नाम, तो अपन तो पॉलीगन की बात कर लेते हैं, काय के छोटे छोटे नामों की बात करते हैं। मान लो अगर एन पॉइंट हो जाए तो कुछ नहीं करना, एन पॉइंट से बना लो डायग्राम। जब डायग्राम बन जाए तो फिर से वापस सारा फार्मूला, हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला, दोनों में से कुछ भी, फिर से वापस दो दो का सेट उठाना, ब्लू माइनस येलो लगाते जाना। हाँ, जैसे जैसे ब्लू माइनस येलो लगाते जाओगे, आपका फाइनली वही एरिया ऑफ पॉलीगन बन जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पेंटागन आ जाता, तो चलिए करते हैं। पहला काम याद है ना, पहला काम क्या था? फर्स्ट जॉब इज उन्हें ढंग से ड्रॉ कर लेना, और इसमें एक सेकंड भी फ्री नहीं बैठना, खटाखट खटाखट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ये 5 पॉइंट अपने इस पे देख लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट यहां यहां मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले 1 1,
फिर मिला 7,21, तो दैट इज 7,21। अगर देखो आप सोचो, मैं इसके हिसाब से देखा जाए तो मैं उल्टा चला गया ऊपर। अगले नंबर पे 7,-3 नीचे आया वापस, मतलब मैं यो गया। अब आप समझ गए कि पेंटागन गया। इसका मतलब आपको पहले सबसे पहले पॉइंट डिनोट कर लेने चाहिए 12,2, और फिर विचार करना है 0,-3 कि आपको जाना कैसा चाहिए। तो मेरे हिसाब से यो, फिर उसके बाद इस तरफ, फिर उसके बाद इस तरफ, फिर उसके बाद इस तरफ, और फिर उसके बाद इस तरफ आने पर आपका कुछ पेंटागन जैसा बन जाना चाहिए। सही है? तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही सोचा अपन ने। फिर कुछ नहीं, 1/2 आ जाओ, दौड़ते हैं। 1 1, अगले नंबर पे 0-3, फिर नेक्स्ट नंबर पे 7-3, 12 2, 7-21, एंड वापस जिसे शुरू करा हुआ। फिर दो की ग्रुपिंग कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो इट इज 1/2, करली ब्रैकेट ऑन, -3 0, अगले नंबर पे 0 + 21, फिर नेक्स्ट नंबर पे 14 + 36, फिर नेक्स्ट नंबर पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 252 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14, राइट है, प्लस नेक्स्ट नंबर पे 7 - 21। नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस लगा लेंगे, वैसे आना नहीं चाहिए। उम्मीद है 1/2, यहां से बचा -3, मिला के हो गया 18, और यहां से बना 50, इसका 50 बैक कर लेते हैं, ये 238 बन गया, और कुछ माइनस का 14 करने पे 224 बन गया। ठीक है, 224, 274, 292 डिवाइड बाई 2, 146 इज माई आंसर। इस बार आंसर पॉजिटिव आ गया, है कि नहीं? बस इसमें ध्यान रखना, टेकन इन ऑर्डर के टाइम पे क्या सिखाया वो। दूसरा, मॉडुलस लगाना नहीं भूलना, अक्सर नेगेटिव आने पे हाथ पैर नहीं फुलाने। अच्छा, तीसरी बात याद रखना, अगर कभी एरिया गिवन हो, तो यूज करते समय प्लस माइनस जरूर लगाना। ठीक है, इफ व्हाट इज द ट्राइंगल आर दिस दिस दिस, देन टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तरीका सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन जो भी हम करेंगे इसमें, सब मैं आपके लिए ऐसे चुन चुन के लाया हूं, छोटे छोटे, बट इतने काम के, पिछले वाले को छोड़ दीजिएगा बस, लेकिन इतने काम की कि आप सोच नहीं सकते, और उनके सोचने का तरीका बहुत अलग ले जाने की कोशिश करता हूं। सब तो नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन सोचेंगे, है ना। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। अच्छा, 0,3 को पहचानते हैं, कहां मिलता है? यहां वाई एक्सेस पे। पहचानो, क्यों? क्योंकि इसका एक्स 0 है। ठीक है, अच्छा, -3,0 कहां मिलेगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसका y 0 है तो x एक्सेस में मिलना था। अच्छा, अगर ये देखा जाए ये 3,0 है, ये भी x एक्सेस में मिलेगा, मिलेगा। अच्छा, तीनों मिलकर के एक ट्राइंगल बना रहे हैं। मिला दो, लो ट्राइंगल तैयार हो गया। अच्छा, अब बड़े ध्यान से एक एक बात का जवाब देना मेरी, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। ये 0 0 है, हाँ है। ये गैप बोलो 3, भाई 0 0 से 3 0 के बीच की दूरी 3 बराबर। अच्छा, 0 0 से 0,3 के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी बेटा? 3। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मैं थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ इस ट्राइंगल को बाहर ला रहा हूं। देखो मेरी स्क्रीन, देखो स्क्रीन, बस आपको स्क्रीन देख करके जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, असंभव है आपके दिमाग में अगर बाय द वे खट से ना आ जाए तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर आ गया तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ब्रिलियंटली काम कर रहे हैं। ये जो ट्राइंगल है मैं इसे बाहर ला रहा हूं, और सिर्फ इसी को बाहर ला रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये दूरी 3, ये दूरी 3, अगर ये दोनों दूरियां 3 है तो ये दोनों दूरियां बराबर है, माने दोनों साइड्स इक्वल है, और दो साइड्स इक्वल होती है तो आइसोसेलेस होता है, हाँ या ना। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, साथ में ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आइसोसेलेस होने के साथ साथ राइट एंगल भी है। अच्छा, एक और काम की बात बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बराबर साइड्स होती है उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो मतलब ये कि 3 के सामने का एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। और दो साइड्स, अगर एक एंगल, इसमें से ये एंगल तो 90 है ही, टोटल होते हैं 180, ट्राइंगल के टोटल एंगल का वैल्यू 180, उसमें से एक 90 पड़ गया तो बचे हुए दो का 90, और दोनों बराबर भी हैं, तो इसका मतलब ये कि ये एंगल 45, ये एंगल 45। मानते हो आप इस बात को? हाँ या ना, मानते हो ना? सेम केस इधर भी होगा, माने ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, मानते हो? ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, मानते हो? अच्छा, अब जरा सोच के जवाब देना। इसका मतलब ये कि आप में से कोई भी समझदार व्यक्ति अगर ध्यान से देखे तो ये बचा हुआ रह गया 90, क्योंकि 45 इधर का और 45 इधर का, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया, इस ट्रायंगल को अगर आप दोबारा से डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाला पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होता है, माने ये ऑर्थो सेंटर हो गया, ये राइट एंगल वाला पॉइंट, राइट एंगल वाला पॉइंट, और राइट एंगल वाला पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता
है है ओके, तो इसका मतलब ये कि 0,3 इज ऑर्थो सेंटर बिना टच कर बाहर आ गया। ठीक है, मैंने सिर्फ डायग्राम से पीट दिया इस क्वेश्चन को, पता नहीं आप कैसे लाते हैं। ठीक है, चलो आगे। ओके 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाजू में देखो, बाजू में देखो। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस 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 देन द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा देखिए, इंसेंटर निकालने में आप जब भी कूदें, इंसेंटर निकालने में जब भी आप कूदें, हर बार ध्यान रखना, कोशिश करना कि ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूफ हो जाए तो मजा आ जाए। हो जाए तो मजा ही मजा। ठीक है, अगर बाई द वे ऐसा हो जाए तो ट्रायंगल ऐसा प्रूफ हो जाए तो मजा ही मजा। अब देखो बच्चे के दिमाग में आया यार इक्विलेटरल प्रूफ करना, मैंने सारी साइड्स इक्वल, इसका नाम 1√3 रख दूं, इस वाले पॉइंट का नाम 0 0 रख दूं, इस वाले पॉइंट का नाम 2,0 रख दूं। जरा जल्दी से इसके बीच का गैप 2, आंख का अंधा भी बता देगा लेकिन अकल का नहीं बता पाएगा, कोई बात नहीं। अब जरा इन दोनों के बीच का गैप सोचते हैं मेरे दोस्तों। अगर देखा जाए तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने पे 1, डिस्टेंस फार्मूला लगाने पे 4, ओ ओ ओ ओ 3 3 3 3, तो आंसर आया 2, माने ये साइड भी 2 और ये साइड भी 2। ओके चलो आओ इस इनके बीच का गैप निकालते हैं। इनके बीच का गैप कैसे निकालेंगे, अंडरूट इन दोनों के बीच का गैप 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये ओहो 3, बोले तो ये भी 2, लो बाय तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल, ट्रायंगल इक्विलेटरल है। और ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो फिर सरकम सेंटर नहीं निकालते, फिर क्या निकालते हैं, अरे सरकम सेंटर सेंट्रॉइड ही होता है। हाँ अरे वाह, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल और सरकम सेंटर सेंट्रॉइड होता है। हाँ ओहो ओहो सर, लेकिन सरकम सेंटर तो मांगा ही नहीं है। अरे तो इन सेंटर भी सेंट्रॉइड ही होता है। ओहो माने इन सेंटर भी सेंट्रॉइड, सब सेंट्रॉइड होता है। यस एग्जैक्टली, और यही क्वेश्चन में मैं आपको समझाना चाहता था कि आप कई चीजों को थोड़ा भेजा लगा लगा के कर सकते हैं। अभी फिलहाल सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड बोले तो जी, और जी बोले तो तीनों का x का सम 0 + 2 + 1 डिवाइड बाई 3, तीनों के y का सम 0 + 0 + √3 बाई 3। ओके इसकी वैल्यू कितनी 1, उसकी वैल्यू कितनी 1/√3, और जो सेंट्रॉइड है वही इन सेंटर है। आयो फार्मूला नहीं लगाने का, हर एक बार थोड़ा भेजा ट्राई करने का। भेजा कैसे आएगा, ओ भेजा तो खूब भेजा तुम्हारे पास। चले आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो अगला प्रसंग आओ जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आर दिस एंड देन फाइंड द ऑर्थो सेंटर। अब जरा सुनो, सेंट्रॉइड को बोलते हैं जी, हाँ, सर्कम सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंट्रो ओ, ऑर्थो सेंटर को बोलते हैं एच। और एच और जी और ओ को लेकर के गांव गांव में, ठीक है, स्वच्छता अभियान के नाम पे मोदी जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम लगाया था, आप में सभी को ध्यान होगा। ठीक है, हाँ एच जी ओ, और ये किस रेशो में काटता है 2:1 में, क्लियर है। इसमें सेंट्रॉइड 3:3 है और सरकम सेंट्रो 6:2 है। तो ये पूछ रहा है ना भाई, अगर भाई ये पूछ रहा है तो क्या करने का, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब सुनो, हमें ये पता है कि ये 3 कैसे आया होगा, तो 3 बराबर 2 × 6 + 1 टाइम इसका x डिवाइड बाई 2 + 1 करने से आया होगा, राइट है। अच्छा, और ये वाला 3 कैसे आया होगा भाई, बीच वाले का y कैसे आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट का, सॉरी जो भी इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट होता है उसका y कैसे आता है ना। ये वाला 3 कैसे आया होगा, 2 टाइम्स इसका y करके और 1 टाइम इसका y करके डिवाइड बाई 2 + 1 करने से आया होगा। तो 2 टाइम्स 2 + 1 टाइम y डिवाइड बाई 2 + 1 करने से आया होगा, है ना। तो अब देखा जाए तो ये अपने में बन गया 9 - 12 x -3 आ गया, और यहां से आया 9 - 4 बोले तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो आंसर इज -3,5। समझे, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, वापिस याद दिलाने के लिए सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस। ये क्या है,
ये आप में से अच्छे स्टूडेंट की थोड़ी अप्रोच बढ़ाने का तरीका है बस, है ना? कैसे? सुनो, देखो, ये आपको x दे रखा है x1, ठीक है ना? प्लस tx2 माइनस tx1। अच्छा, देखो जरा y कितना दे रखा है? y दे रखा है y1 प्लस ty2 माइनस ty1 दे रखा है ना? अच्छा, अब x1 कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस t प्लस tx2 कर दूं? कर दिया। अच्छा, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है? y इज इक्वल टू दे रखा है y1 कॉमन ले लूं, अंदर दे रखा है 1 माइनस t प्लस ty2 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो कोई गलती तो नहीं। मैंने x और y लिखा है, सिर्फ लिखा है, ठीक है, सिर्फ लिखा है। बड़े ध्यान से देखना। अब जिनको मेरी ये बात समझ में आ गई, मैंने कहा ना अच्छे स्टूडेंट को बस थोड़ा सा जर्क की जरूरत होती है और वो उसका एस्केप वेलोसिटी जबरदस्त होता है। उसे मैं बस एक बात कहता हूं कि मेरे दोस्त बस तू इतना देख यार मेरे, कि ये जो लिखा है इसके नीचे मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, इसके नीचे जो लिखा है उसको 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। अच्छा देखो, अब जो ये 1 लिखा है ना, 1 ही लिखूंगा। क्या मैं इसे 1 माइनस टी प्लस टी लिख दूं? देखो मैंने 1 ही लिखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैं 1 माइनस टी प्लस टी लिखूंगा तो 1 ही लिखूंगा। अरे देखो ना, टी टी तो कट जाएगा। अच्छा, क्या मैं इसकी जगह पे 1 माइनस टी प्लस टी लिख दूं तो चलेगा ना? और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो फील कीजिए, फील। क्या आपको एम वाई वन प्लस एन वाई टू डिवाइड बाई एम प्लस एन की फील आ रही है? हाँ या ना? अगर फील आ रही है तो आप फील कीजिए, यहां m की जगह पे कौन नाच रहा था? 1 माइनस टी, और n की जगह किस कौन नाच रहा था? t। तो मतलब ये कि m इज टू n बराबर कितना हो गया? 1 माइनस टी अपॉन टी। दैट इज माई आंसर। क्या आप ये समझे? समझ गए। बहुत नेक प्रश्न था, बहुत नेक प्रश्न। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ये सारी चीजें मैं इसलिए करा रहा हूं, ये फिर उठ के आएंगी वेक्टर के बाद 3D में 12th में। वहां अगर आपका स्ट्रेट लाइन स्ट्रांग है तो 3D में हर साल बोर्ड 6 नंबर देता है, ठीक है, प्लस जो मेंस है वो गारंटेड एक क्वेश्चन देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, एडवांस के गारंटेड 2 क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन अगर किसी ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक भी सॉल्व कर रखा है तो भी आईटी में उसके क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने, आप सोचो कितना बढ़िया लेवल है। और वो कहां से चलता है? स्ट्रेट लाइन से। हम सोचते हैं स्ट्रेट लाइन बिगड़ गया तो क्या जाएगा ना, सोचना ही नहीं है। रोज नियम से क्वेश्चन करने हैं, नियम से। इधर उधर की किताबें भी साफ करनी है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन 3 पॉइंट से। मैंने लिखा 1/2 आपके सामने। पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा, ऐसे लिख लू। फिर अगला पॉइंट a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ठीक है, और फिर क्लोजिंग जिसे शुरू करी थी उससे कर देता हूं। कर दूं? अच्छा, कर दिया। 1/2 करली ब्रैकेट खोला, पहले इन दो के साथ सेट किया, ब्लू माइनस येलो, करते ही 0 माइनस 0, क्योंकि 0 की b sin थीटा से करो करोगे वो भी 0, प्लस अगले वाले को देखो, है ना, ब्लू, इन दोनों की मल्टीप्लाई बोलो, माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये बनेगी। अच्छा, फिर माइनस, फिर येलो, येलो बोले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनी? ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी माइनस का, ठीक है, और प्लस फिर इन दोनों के साथ होगा, पहले इन दोनों के साथ हुआ, फिर इन दोनों को खेला, फिर इसके बाद में अब अपन इन दोनों के साथ में प्ले करेंगे तो 0 माइनस 0 आ गया। अब आप में से कोई भी सोच सकता है ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है, मॉडुलस में डाल लो, है ना? तो मॉडुलस लगा करके 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है? अच्छा, इस 2 से 2 उड़ा दूं? नहीं उड़ा रहा, चलो 1/2 पड़ा रहने देता हूं। ab की जगह ab रहने दूं, मॉडुलस है तो मॉडुलस के कारण मॉडुलस लगा देता हूं। बाकी सब मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से धीरे 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 देखना। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर के साइन 2 थीटा हो गया। ये मेरा क्या आया? एरिया आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमम एरिया बताओ। आपको पता होना चाहिए कि साइन में कुछ भी लिखा हो, साइन में कुछ भी लिखा हो, उसका मैक्सिमम 1 होता है। साइन में अंदर कुछ भी लिखा हो उसका मैक्सिमम 1 से ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब ये कि कुछ भी लिखा हो उसका मिनिमम -1 होता है। तो इसका मतलब पक्का है कि फाइनली इसका मैक्सिमम, भाई जब मैं मैक्सिमम पूछूंगा तो सब लोग अपना अपना मैक्सिमम देंगे ना, तो टू कह देगा भाई मैं तो पत्थर हूं, मैं तो कांस्टेंट हूं सर, मेरा क्या मैक्सिमम, मैं ही मैक्सिमम हूं। मॉड भी कह देंगे सर हम भी कांस्टेंट है सर, दिखने में भले 2 जैसे नहीं है लेकिन हम भी तो कांस्टेंट है सर, हम भी पत्थर है सर, हमारा भी यही है। तो साइन थीटा कहेगा मेरा मैक्सिमम मेरे को पता है 1 है, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम 1, तो आंसर हो गया ए बी डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तो फाइनली आंसर इज ए बी बाई 2। क्या मेरी बात समझे? मॉड ए बी बाई 2 क्लियर है ना? यहां तक की बात है ना?
किसी को इसमें शक तो नहीं है कि माइनस कहां चला गया, मॉडुलस की वजह से प्लस हो गया? नहीं है? बात समझ में आ गई? हाँ, मैंने आपको बार बार कहा ना, आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो मैं मॉडुलस लगा के दिमाग में ले आऊंगा उसको, ठीक है? आगे बढ़ो। बहुत शानदार चीज जा रही है आज का लेक्चर। अगला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose medians are the, ओहो बढ़िया, अच्छे स्टूडेंट्स फिर से वापस मेरे से कनेक्ट रहिए प्लीज, है ना? बहुत जरूरी है आपका मेरे से कनेक्ट रहना। क्या कहता है क्वेश्चन को सुनना है। ये आपका ट्रायंगल है, राइट है, जिसके दो मीडियन हैं, उनकी लंबाई पी और क्यू है, ठीक है, दोनों की। ओके, मीडियंस दिखाऊं? मीडियन सामने वाले के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन होती है, दिस इज अ मीडियन, ठीक है। अच्छा, तो एक और मीडियन जो है वो इसके जब मीडियन मिड पॉइंट को जोड़ेगा तो अपन ये मान लेते हैं ये एक दूसरा मीडियन है। ये दोनों मीडियन जो हैं वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, क्लियर है? अच्छा, नंबर 2 बात, तो पहली बात तो डायग्राम, दूसरा फिर मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जो झेलने हैं। हमें ये पता है कि ये जो मीडियन है इनकी लेंथ एक की पी है और एक की लेंथ क्यू है। भाई एक की लेंथ कितनी है, क्यू है, और एक की लेंथ कितनी है, पी है। भाई इस वाले की लेंथ कितनी है, पी है। क्लियर है? मैं लिख रहा हूं और ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, सब मिटा दिया इसमें। अच्छा, दो मीडियन आपस में कहां टकराते हैं? दो मीडियन आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कहां करते हैं? सेंट्रॉइड। ओके गुड, आसपास वाले लोग बोल रहे हैं सेंट्रॉइड, क्लियर है? अच्छा, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। ओके, है ना? पहली चीज, मीडियन इंटरसेक्ट एट जी। सेकेंड, जी डिवाइड मीडियन इन 2:1, क्लियर है? अच्छा, अगर बाय द वे ये जो जी है वो पी को 2:1 में डिवाइड करेगा, मान लेते हैं पी को 2:1 में डिवाइड करा, ठीक है, तो जो एक पार्ट होगा, ठीक है, जैसे पी को कोई भी अगर 2:1 में डिवाइड करेगा तो जो 2 वाला पार्ट होगा वो 2p/3 बनेगा और जो 1 वाला पार्ट होगा वो p/3 बनेगा, है ना? अच्छा, जो अगर Q को किसी ने 2:1 में डिवाइड करा तो जो 2 वाला पार्ट होगा वो 2q/3 बनेगा और 1 वाला पार्ट जो होगा वो q/3 बनेगा। अच्छा, अगर आपको मेरी बात एग्री है तो मैं आगे लिखता हूं। इसका मतलब ये कि ये पोर्शन 2p/3 है, ये वाला पोर्शन 2p/3 है, सिमिलरली ये वाला पोर्शन 2q/3 है, क्लियर है? अच्छा, अब मैं सिर्फ इसी ट्रायंगल में देख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं तब तक आपको ये बता दूं कि जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, ये 2q/3 है ना, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है q/3 है। अच्छा, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है p/3 है ना? मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा, जो येलो से लिखे मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा, जो ग्रीन से लिखे हैं वो देख रहा हूं। अब मैं इनको, जो आपको ग्रीन नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे भी एक बार एक काम करता हूँ, 2q/3 कुछ ब्लू लिख देता हूँ, ये 2p/3 कुछ ब्लू करके लिख देता हूँ, शायद आपको बात समझ में आ जाएगी। और अगर अभी भी नहीं आ रही तो एक काम करता हूँ, ये ट्रायंगल ही बाहर ले आता हूँ, ठीक है, ये ऐसे आया है ना, ये वाला पोर्शन इज 2q/3 और ये वाला पोर्शन इज 2p/3, ऐसे है। अब ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये बेस है तो ये हाइट बन गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसका जो एरिया हुआ, अगर मैं इसका नाम जी रखता हूं, इसका नाम ए रखता हूं, तो ये जी ए बी जो होगा, एरिया ट्रायंगल जी ए बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होगा। 2 से 2 काटने पे फाइनली मेरा आंसर आ गया 2pq डिवाइड बाई 9 आया। लेकिन मेरे को एक और बात याद है कि हाँ 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 हाँ, कि तो सेंट्रोइड जो होता है, मीडियन वाला पॉइंट, ट्रायंगल को 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है, 3 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये वाला पोर्शन जो ब्लू से मैं अब और हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन अगर इस एरिया का है तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2pq डिवाइड बाई 9 होगा, बोले तो pq/3 होगा। ओ 2pq/3 होगा, कितना होगा? फाइनली मेरा आंसर हो गया 2pq/3, अगर मीडियन की लेंथ इतनी हो तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे कंसेप्ट्स को वापस रिकॉल करवाता है ना, और कहीं कुछ भूलने नहीं देता, क्लियर है? बहुत सारी चीजों को जिनको मेरे को बात करनी थी आपसे, ठीक है, उनके साथ में मुझे वापस अटैच करने का मौका देता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ भाई, एक बार जरा बता दूं वापस से, ये हमारा ट्रायंगल था,
इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली लेंथ P थी, ये वाली लेंथ Q थी, ठीक है? तो दोनों जहां मिले वो G था। तो ये P का, क्योंकि ये लेंथ अगर P थी, तो P का जो 2/3 होगा, ये वाला पोर्शन, वो 2P/3 लेंथ का होगा। और ये वाला जो पोर्शन होगा Q का 2/3 होने की वजह से 2:1 में 2/3 होता है ना, तो ये 2Q/3 होगा। ठीक है? अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं जब इसका एरिया निकालूंगा ना, तो जो टोटल ट्रायंगल निकलेगा उसका एरिया 3 टाइम्स निकलेगा, है ना? ये यूज किया मैंने। अगला, midpoint of the triangle are this, then find the coordinate of its vertices. ओहो, midpoint दे रखा है और तीनों वर्टिसेस मांग रहा है। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से, देखा दिखा नहीं दिखा, दोबारा देखो, तीनों पॉइंट लिख लिए और चौथे वर्टिसेस के लिए चल रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब मैं चला, तो मैंने जब इसे जोड़ा तो क्या मिल गया मुझे? क्या मिल गया? क्या? पैरेललोग्राम, है ना? पैरेललोग्राम मिला, पैरेललोग्राम मिला ना? भूले तो नहीं ना आप लोग? देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ हाँ, प्लीज देखना क्या मिला मुझे। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में 3 वर्टिसेस पड़े हो, चौथा निकालना हो, तो मैंने क्या सिखाया था? आमने सामने का सम माइनस साइड वाला। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आमने सामने का सम 0 + 1, 0 + 1 माइनस सामने वाला कौन है? 2। ठीक है, कॉमा। अब y के लिए चलो, आमने सामने का सम, दोनों के y का सम, बोले तो -1 प्लस का 2 माइनस सामने वाला कौन है? सामने वाला है जो इसका चौथा पॉइंट है, दैट इज -1। ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर कितना बन गया? ऊपर की तरफ बन रहा है -1 और इधर की तरफ बन रहा है 4। ओ नहीं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 2। तो -1,2 लिख रहा हूं। ठीक है, तो -1,2 डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई, उनको पता चला कि अच्छा ये पैरेललोग्राम से खेल गए सर। हाँ हाँ, पैरेललोग्राम से खेला। अब यही पैरेललोग्राम अगर इधर मिलाऊं तो नहीं, देखो देखो, लाल वाला पैरेललोग्राम देखो, दोबारा देखो, हो सकता है शायद आप मिस कर गए हो मेरे साथ, दोबारा देख लो। अगर मैं ये देखो ना, मैंने क्या चारों पॉइंट जोड़ लिए कि नहीं जोड़ लिए? इसमें अब ये जो है साइड वाला बना। ठीक है, अब देखो आमने सामने का सम, आमने सामने का सम माइनस साइड वाला, तो अब की बार ये कितना निकलेगा? 2 + 1 - 0, कॉमा। ठीक है, अच्छा, अब y में भी देखो आमने सामने कौन है? ये है आमने सामने। ठीक है, अब ये इसके सामने कौन है? -1 + 2 माइनस कॉर्नर वाला, -1। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर कितना बन गया? 3,2। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं 3,2 डायरेक्ट, 3,2, दैट इज 3,2। ठीक है, अच्छा, मान लो किसी ने ये कॉपी नहीं किया, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, मैं थर्ड वाला दिखा रहा हूं, अभी भी एक पैरेललोग्राम और बाकी है। अब जरा देखो, मैं इन 3 पॉइंट को बचे हुए से मिलाऊं, अब मैं खुद बनाऊंगा, ध्यान से देखना। कौन सा कलर बच गया? ब्लू बच गया, ब्लू। देखो, ये देखो, ये देखो, अब पैरेललोग्राम बनेगा, बना ना? जैसे ही मैंने 3 नोन पॉइंट्स को चौथे अननोन से जोड़ा, एक पैरेललोग्राम बनता है। बनता है? अच्छा, अगर बनता है तो मैं हर बार क्या करूंगा, जो ये पैरेललोग्राम बना उसके वर्टिसेस को आमने सामने की बात कहता हूं, जो उसका जो डायगोनल है उसके वर्टिसेस को आमने सामने बोलता हूं। तो ये जो डायगोनल है इसके आमने सामने में कौन है? देखो जरा, ये x और ये x, इनका सम 2 + 0 माइनस साइड वाला कौन है? 1। ठीक है, कॉमा। अब की बार देखो, इसी वर्टिसेस के आमने सामने का सम, तो -1 फिर -1, दोनों जोड़ रहा हूं, माइनस सामने वाला कौन है? -2। फाइनली मेरा आंसर इज 1, -4। क्लियर है? तो तीनों पॉइंट निकल गए, है ना? बहुत काम के क्वेश्चन आज के दिन पे अपने पीछे के सारी चीजों को जुगाड़ दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में आगे चलूंगा मैं, है ना? इसके बाद मैं आगे चलूंगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये क्या लिखा रहा है? फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और ये कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं। किसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछ रहा है? ये बी का। क्या पूछ रहा है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये क्या चीज है? हाँ हाँ, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, को नई चीज आई है। ओहो, क्या बात है भाई, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में और चर्चा करते हैं। रेडी? चलो, अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए फिर से दिमाग लगाना चालू करते हैं। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या चीज है, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, डिवीजन के दौरान लोगों ने ये सोचा कि क्या इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के बीच में भी किसी तरह का कोई रिलेशन हो सकता है। तो उन्हें पता चला कि यार एक कंडीशन में हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है? इस कंडीशन में हो सकता है कि जैसे मान लो कि किसी पॉइंट ने ए और बी को मिलाने वाली लाइन को सपोज 5:2 के रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, किसी पॉइंट ने
ए और बी को मिलाने वाली लाइन को 5:2 में डिवाइड किया। उस पॉइंट का नाम क्या था? पी। ठीक है। अच्छा, लोगों ने जब यही 5:2 पर एक्सटर्नली डिवाइड करके देखा, ए और बी को कैसे डिवाइड किया? एक्सटर्नली डिवाइड किया, तो पॉइंट मिला क्यू। अच्छा, क्यू जो था वो भी 5:2 में डिवाइड कर रहा था, लेकिन कैसे कर रहा था? एक्सटर्नली कर रहा था, माने ऐसे कर रहा था। तब उन्हें पता चला कि ये जो पी और क्यू हैं, ये एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। क्या क्या? पी और क्यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। और पी और क्यू कैसे है सर? पी और क्यू कैसे है? तो पास वाले ने जवाब दिया, पी जो था वो तो इंटरनली डिवाइड कर रहा था 5:2 में, और क्यू जो था वो 5:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब ये कि 2 पॉइंट हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड करें, परंतु एक इंटरनली डिवाइड करो और एक एक्सटर्नली डिवाइड करे। तो ये बात समझ में आई होगी। अब आपको अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसको लिख लेते हैं अपन। क्या क्या लिख लेते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट की सिंपल डेफिनेशन है, इफ पी डिवाइड्स, क्या लिखा है? इफ पी डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी internally in ratio k is to 1, ठीक है, and another point q divide the line joining k is to 1 externally। हाँ, इधर उधर की चीजों से ज्यादा बिल्कुल दिमाग इस पे लगा के रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। क्या? देखो, अगर p जो है वो इंटरनली k is to 1 में डिवाइड करता है और q जो है वो एक्सटर्नली k is to 1 में डिवाइड करता है, तो p और q एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएंगे। तो पी और क्यू क्या कहलाएंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएंगे। अच्छा, तो फिलहाल सर इसका अपनी कहानी से क्या रिलेशन है? हम इसमें बी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट ढूंढ रहे हैं। कैसे निकालता है सर हार्मोनिक कॉन्जुगेट? पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, फर्स्ट वी विल फाइंड रेशो in which B divides AC। हमें कहां पता B किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? रेशियो पता चले तो उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवीजन ढूंढ लेंगे अपन। अच्छा, तो रेशियो कैसे पता करते हैं भाई? जब भी रेशियो अननोन हो तो k:1 मान लो, मान लेते हैं सर। अच्छा, k:1 नहीं माने तो m:n मान लो, चलेगा वो भी। अच्छा, फिर कैसे? देखो भाई, ये जो 2 है ये कैसे आया होगा? ये 2 कैसे आया होगा? ये 2 इक्वल टू में कैसे आया होगा? जब m की मल्टीप्लाई इसके x से और n की मल्टीप्लाई इसके x से हुई होगी, तो 6m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n करने पे 2 आया होगा, है ना? अच्छा, अब सोचो ये वाला 2 कैसे आया होगा? तो देखो भाई, इंटरनल डिवीजन का y कैसे आता है? जब इसका m उसके y से मल्टीप्लाई हो, बोले तो 6m, और इधर n डिवाइड बाई m प्लस n से आ जाए। सही है ना? तो हमारे को यहां से बड़ी शानदार बात पता चल रही है कि भाई दोनों तो सेम है, तो दो से दो अलग अलग मिलेंगी नहीं, तो हम तो शायद एक से ही काम चल जाएगा। अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा 2m प्लस 2n 6m प्लस n, बोले तो 4m, ठीक है, इज इक्वल टू n। इसका मतलब m बाई n इज इक्वल टू कितना बना बेटा? 1/4। इसका मतलब ये कि b ने किस रेशियो में डिवाइड करा? 1/4 के रेशियो में। अब जो हमारा नया पॉइंट होगा वो AC को बाहर जाकर के लेट से दैट पॉइंट इज D, वो भी 1:4 में डिवाइड करेगा, है ना? अब देखो जरा 1:4 में कैसे डिवाइड करेगा, हालांकि दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 1:4 ऐसे होगा कि 1 पॉइंट इधर और 4 पॉइंट इधर, 1:4। बात समझ में आई? मैं लाइन तो लंबी करके दिखाता तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, तो 1:4 में डिवाइड करेगा, मैंने एक बार दिखा दिया। अब ये जो चीज है यहीं के लिए मेरे को आपको लाना था, बहुत जरूरी है। मैं एक बार भी आपसे इस पे बात नहीं कर पाया था, जरूर देखिएगा। आप में से हर बच्चे को देखना, इसके लिए बहुत मैं आग्रह करूंगा कि एक बार देखें आप। देखो, ये हमारा सी था, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा है डी था, डी पॉइंट अभी हमारे लिए अननोन है, ओके। इसके पॉइंट को एक्स वाई एज्यूम कर लो। अच्छा, ये जो है ये रेशो 4 था और ये रेशो कितना था बेटा? 1 था। अच्छा, मैंने कहा था ये जब मुड़ गया हो तो ये चटाई की तरफ मुड़ गया अंदर, मैं इस 4 को उठा करके बाहर की तरफ फेंकूंगा, तो जब मैं बाहर की तरफ फेंकूंगा तो एक तरह से मैं सी पॉइंट को बाहर की तरफ फेंकूंगा, तो सी पॉइंट जिस दिन बाहर आएगा तो यहां कहीं गिरेगा। अच्छा, जिस दिन सी पॉइंट यहाँ आएगा तो ये 4 जो यहाँ 4 था वो जब उछल के उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, बन जाएगा ना? अच्छा, जैसे ही माइनस का 4 बना, डी पॉइंट हमारे को पता नहीं, लेकिन ये वाला पॉइंट 2,2 हो चुका है, क्योंकि सी तो 6,6 था, तो 6,6 हो गया। अच्छा, इधर वाला पॉइंट जो है वो 1,1 है कि नहीं? अब यहां सीखो, मुझे अगर बाय द वे इसका x निकालना है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये वाला रेशियो है 1, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका 6 प्लस
-4 मल्टीप्लाइड बाई उसका 1 डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस -4। बोले तो अपनी तरह से आंसर कितना आ रहा है, -2/3। क्लियर है? अच्छा, सेम वे में अगर बाय द वे मैं एक्स वाई भी निकालूंगा तो मेरे को पता चलेगा वाई भी मेरा -2/3 आएगा, क्योंकि रेशो भी सेम है और पॉइंट भी सेम है। तो मेरे को लगता है कि शायद ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई कि कैसे आंसर निकला। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हुआ हार्मोनिक कॉन्जुगेट का एक यूज। ठीक है, इसके क्वेश्चंस उतने नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अगर कल को कोई पूछ ले तो मैंने कहा आपको बता दूं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का यूज हम बहुत सारे चैप्टर्स में नाम लेके करते हैं, डेप्थफुली नहीं करते लेकिन यूज करते हैं। जैसे सर्कल का चैप्टर में हम इस डायग्राम में यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? ये दो सर्कल है ना, इसमें ये जो लाइन है जिसे मैंने अभी व्हाइट किया, ये डायरेक्ट टेंजेंट कहलाती है। इसे डीसीटी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अच्छा, अभी अगर बाय द वे मैं आपके सामने जो ट्रायंगल थोड़ा डार्क कर रहा हूं, आप अगर इस ट्रायंगल को और ये छोटू ट्रायंगल को देखेंगे, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के लिए सिमिलर है। ठीक है ना? तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर मतलब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अच्छा, सेम वे में अगर बाय द वे मैं आपके सामने दूसरा ट्रायंगल अगर बाय द वे डार्क करूं, तो एक ट्रायंगल और मैं डार्क करना चाहूंगा, ये वाला। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो ट्रायंगल भी एक दूसरे के लिए सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर एक खास बात होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर बाय द वे मैं ग्रीन कलर का हाइपोटेन्यूज बोलता हूं तो वो है C1P। तो C1P अपॉन में दूसरे वाले का हाइपोटेन्यूज हो गया C2P। हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर निकल गया। तो जो P पॉइंट है वो अगर आप ध्यान से देखें, जिसे मैं डार्क करे ही जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए, वो C1 C2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अच्छा, और जो Q पॉइंट है जिसे मैं अब डार्क किए जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और बाई चांस दोनों का रेशियो सेम है, और रेशियो क्या है, R1 अपॉन R2। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हम इस चीज का यूज सर्कल में करेंगे। अब कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सर्कल में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं अभी सिर्फ इतना बताता हूँ कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट कुछ काम की चीज है, जिसको मेरे को सिर्फ एक आइडिया देना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। ओ, अब आ रहा है लोकस। लोकस, लोकस। अब ये लोकस क्या चीज है? हाँ, यहां आकर के आप अपनी सीट बेल्ट बांध लो। बहुत ही शानदार जगह है लोकस, और ये इतनी शानदार है, इसके क्वेश्चन दे धनाधन बनते चले जाते हैं, खटाखट बनते चले जाते हैं। कैसे बनते चले जाते हैं? बस इसका सही सिरा बाहर आना चाहिए। अगर इसका सही एंड पकड़ लिया आपने तो ये एकदम खुल जाएगा, अदरवाइज ये गुत्थी बना रहेगा। अरे वो गुत्थी नहीं, हम आए गुलशन में फूल खिले, गुलशन गुलशन, वो नहीं कह रहा गुत्थी। अरे अगर जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, द मैस विच हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, उसको अगर भाई सही ढंग से एंड से पकड़ लें तो शायद आपको लोकस पकड़ में आएगा, और वो सुनने के लिए आप तैयार हैं। लोकस के ऊपर बात करते हैं, रेडी? मजा आएगा। देखिए साहब, लोकस क्या कहता है? अगर एक पॉइंट एक प्लेन पर किसी गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से घूम रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा एक पाथ को ट्रेस करेगा। ट्रेस करेगा माने उसके डॉट डॉट को मिलाएंगे तो एक पाथ बनेगा। अच्छा, ये जो पाथ होगा वो अपने आप में लोकस कहलाएगा। कहने का क्या मतलब? देखिए भाई, एक्चुअली में क्या है कि लोकस का मतलब होता है डॉट डॉट का ट्रेस करना। माने अगर किसी गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अगर हम लोग फॉलो करें तो हमें पता चलता है कि वो हमेशा कुछ डॉट्स छोड़ते हैं। उन डॉट्स का जो कलेक्शन होता है वो लोकस कहलाता है। अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्या होता है ये, उसको समझने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। मैंने एक बार पहले, आपको याद है, घोड़ा मेथड पढ़ाया था? याद है घोड़ा मेथड? हाँ, आपको याद है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 अपन ने पढ़ा था? जब हम मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 बोलते हैं तो जो घोड़ा है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करता है। कहां पे मूव करता है? सिर्फ एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और लेस देन 2 माने 2 के अंदर अंदर की घास खाता है। लेकिन अगर बाय द वे घोड़े को हम लोग एक वेरिएबल की जगह पर एक्स और वाई दो वेरिएबल दे दें तो, हाँ, तो क्या होगा देखो जरा। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे ये पता है कि ये जैसे अपना घोड़ा आया आया, देखा देखा देखा, देखा ना, ये घोड़ा अपना दौड़ा, देखो भाई, ये चलना चालू हुआ, दिख रहा है? अब खास बात क्या है, घोड़ा चलते समय पर ये जो बीच का पॉइंट है उससे हमेशा बराबर की दूरी बनाए के रख रहा है। दिख रहा है ना आपको? ये हमेशा एक रेगुलर बराबर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। अब मान लेते हैं कि इसने जो डिस्टेंस मेंटेन करी, उस डिस्टेंस की वैल्यू आर है। कितनी है? आर। अगर ये डिस्टेंस वैल्यू अगर आर है, ठीक है, तो आर डिस्टेंस पर रहने पर, एक फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पे रहने पर जो घोड़े ने
डायग्राम ड्रॉ किया, उन पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो वो जो पाथ ट्रेस आउट हुआ वो क्या आया? सर्कल। ये तो हमने देख लिया। अब एक बच्चे के दिमाग में सर लेकिन मैथ्स में कैसे देखें? मैथ्स में हर बार क्या ऐसे डायग्राम बनाना है? मैंने कहा नहीं, मैथ्स में क्या है, अपने को रिलेट करना पड़ता है। कैसे रिलेट करना पड़ता है? रिलेट ऐसे करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे सपोज करो ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है? दिखा आपको? अगर मैं इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? मान लो मैं किसी इस पॉइंट पे घोड़ा था। अगर घोड़ा इस पॉइंट पे था, तो मैं अगर बाय द वे इसके जो ये खूंटा है, इससे अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये रस्सी अपने आप में ये जगह क्रिएट कर रही है, ठीक है? अच्छा, इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि ये अपने आप में प्लेन में है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदला है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे, तो ये लेंथ एक्स कहलाएगी और ये लेंथ वाई कहलाएगी। बोलो ना, कहलाएगी। अच्छा, मान लीजिए वो ही घोड़ा चल करके जिस दिन यहाँ आ जाएगा, तो ये रस्सी यहाँ तक दिखेगी, है कि नहीं? अच्छा, बाई चांस इस रस्सी की जो लेंथ है वो आर है, अभी भी आर है ऊपर जाने पे भी, लेकिन एक्स और वाई बदल गए, बदल गए, बिल्कुल बदल गए। अब जरा दिमाग लगाओ कि इसके कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ एक्स और वाई होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है? तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे, इस वाले को एक्स कह देता हूँ, इस वाले को वाई कह देता हूँ, ये हो गया। हाँ, ये एक्स और वाई पिछले वाले एक्स और वाई से डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपकी नजर है घोड़े पर और रस्सी पर। और अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो जिस दिन वो मैथ्स में घुस करके इसे देखेगा तो उसकी नजर घोड़े और रस्सी के सिवा एक और तीसरी चीज पे भी पड़ेगी, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आप में से हर किसी को राइट एंगल ट्रायंगल दिखा? अरे क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? देखिए आप जरा, दिखा कि नहीं दिखा? अरे दिखा। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही जो सबसे पहले मन में आता है वो आता है पाइथागोरस। बोलो ना, क्या आपके दिमाग में पाइथागोरस आया? तो देखिए, घोड़े ने और रस्सी के जो डायग्राम ने हमें दिया पाइथागोरस। भाई राइट एंगल ट्रायंगल दिया तो राइट एंगल पाइथागोरस दिया। ओ ओ ओ ओ ओ पाइथागोरस मैं क्या लिख दिया? ठीक है, हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया और राइट एंगल ट्रायंगल हमें क्या दे दिया? पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने हमें यह समझाया कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सही बात है, हाँ या ना? पाइथागोरस ने मुझे ये समझाया और ये समझाते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया सर? जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक ही काम रह गया, स्क्वायरिंग हटाना। और ये करते ही आप कहां पहुंच गए? सर्कल की इक्वेशन पे। अगर आप सर्कल की इक्वेशन पहुंच गए तो आपको भले ही नहीं पता हो, लेकिन आपने जो पार्ट ट्रेस आउट करा वो सर्कल था। मैं बता रहा हूं आपको, आगे जाके पता चल जाएगा। और सर्कल था तो देखिए साहब, इसने जो पाथ बनाया वो भी सर्कुलर था। इसका मतलब जो हमारी आंखों ने देखा और जो हमारी मैथ्स ने हमें समझाया वो दोनों सेम थे। भले ही हो सकता है एक समय पर आपको नहीं पता हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या सर्कल होता है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा अरे हाँ, सही सही में सर्कुलर होता है। और इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसके पाथ को मैथ्स में तोड़ के देखा। क्योंकि प्लेन है तो एक्स और वाई है, और एक्स और वाई है तो जरूर डायग्राम होगा, और डायग्राम होगा तो पाइथागोरस बनेगा, और पाइथागोरस लगेगा तो सर्कल आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत जबरदस्त चीज है। इसका मतलब बात बड़ी मजाक में चालू हुई लेकिन जाई गई सही जगह। अच्छा, लेकिन अब एक और बात करते हैं। ये तो हुआ सर्कल, जिसे हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, मान लो सर अगर कल को क्वेश्चन में यही लेस देन और या फिर इक्वल टू होता तो यही घोड़ा जो है, जो अभी सर्कल के बाहर बाहर घूम रहा था एकदम रस्सी टाइट करके, अब आपको पता चलेगा ये घूम रहा है पूरे सर्कल के अंदर। समझ में आया? कैसे? देखो, ये घूमना चालू हुआ, अभी अंदर भी घूमेगा। क्यों? क्योंकि अब उसे रेडियस या रेडियस से कम में जाने की इजाजत मिल गई भाई, तो वो रेडियस के अंदर भी जा सकता है। देखो पूरा घूम रहा है, देखो अंदर 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 घूमेगा। सही बात है, बड़े ही ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके पास तो सभी जगह की घास खाने की अनुमति मिल गई। गधा घास खाता है, घोड़ा भी तो घास ही खाता है। एनीवे, दोनों ही घास खाते हैं, लेकिन चमत्कार घोड़ा मचाता है, और मेरे को पता है हमारे घोड़े ये बात समझ रहे हैं, है ना? चलें, जबरदस्त, चलो 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 आगे चलेंगे। ठीक है, अब इसको सर्कल से अपन जोड़ते हैं, राइट है? देखिए साहब, हाँ, लोकस ने फाइनली हमें क्या कहा? When a point moves in a plane under certain geometric condition, the point trace out a path. This path of the moving point is called the locus. ठीक है? अच्छा, अभी हमने किसको देखा? सर्कल को। ठीक है, तो locus of the point equidistant from a fixed point is known as circle. हमने जान लिया, अब इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, और ये कैसे काम करता है? ऐसे। देखो, एक पॉइंट बराबर दूरी पे, फिर बराबर दूरी पे, फिर बराबर दूरी पे, फिर बराबर दूरी पे, फिर बराबर दूरी पे, हर बार फिक्स व्हाइट पॉइंट से जितने भी येलो पॉइंट हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं, है कि नहीं? अरे है ना? आपको दिख रहा है ना? इसका मतलब ये कि ये जो लाइन है ये बराबर जो ब्लू कलर की दिख रही है, ब्लू ग्रीन कलर की, ये बराबर बराबर बनी हुई है हर किसी पॉइंट से, ये सारे के सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंट है।
सारे के सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंट और हर पॉइंट पे, क्योंकि कहानी प्लेन पे चल रही है और प्लेन पे चल रही है तो हर पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। और जैसे ही मैं एक्स को और वाई को ढंग से देखूंगा तो मुझे एक्स यहां दिखेगा और वाई यहां दिखेगा। दिखते ही पाइथागोरस आएगा और सर्कल बनेगा। मैथ्स कहती है। ठीक है, चलो अब जरा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लोकस को निकालने के तरीके क्या है सर, मतलब क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखिए साहब, क्वेश्चन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहला काम, जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो, क्या बोला मैंने, मेरे साथ साथ दोहराना, जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसे एच और के मान लो। ठीक है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसे एच और के मान लो। ठीक है, लेट एच कोमा के बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पॉइंट से पी। ठीक है, दूसरा काम क्या है, जो उस एक्स और वाई आए, सॉरी एक्स एच और के आए, उन पर अपनी जो क्वेश्चन की मैथमेटिकल कंडीशन है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, मींस राइट द गिवन कंडीशन इन द मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग एच और के। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में अगर बाय द वे एच और के को छोड़ करके कोई और वेरिएबल हो तो उसे एलिमिनेट कर दो, हटा दो। ठीक है ना, कोई और वेरिएबल हो तो उसे हटा लो। ठीक है, हटाने के बाद में क्या करना है, चौथा पॉइंट है, एच की जगह एक्स कर देना और के की जगह वाई कर देना। ठीक है, और जो भी अपने को इक्वेशन मिलेगी वो उस पॉइंट का लोकस कहलाएगी। हाँ, अब जो मैंने बोला सो दोबारा बोलता हूं। पहला काम एच के मानो, दूसरा काम मैथमेटिकल कंडीशंस में डालो। ठीक है, मैथमेटिकल कंडीशन में डाल दो। तीसरा काम, ठीक है, सॉल्व करके कोई वेरिएबल है तो रिमूव कर दो। ठीक है, पांचों काम, रिप्लेस करो एच की जगह एक्स और के की जगह वाई, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको लोकस देगा। ठीक है, तो चलिए साहब अब करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या लोकस के अंदर कुछ आपका दिमाग चला या नहीं चला। ठीक है, अब यहां पर जाने से पहले मैं आपको कुछ काम काम की बातें और बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से लिखिएगा। ये मेरे खुद के पर्सनल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। फॉर फाइंडिंग लोकस, ऑलवेज ऑलवेज कीप इन माइंड, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। पहला, जब भी क्वेश्चन करें हमेशा दिमाग में रखें किसी न किसी साइड पे कि एक पाइथागोरस नाम की चीज है जो क्वेश्चन करने के दौरान आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है ना, पाइथागोरस के साथ साथ अक्सर क्वेश्चन करने के दौरान डिस्टेंस फार्मूले का भी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना ये भी दिमाग में रखना। ठीक है ना, अच्छा डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते समय मैं आपको दो बातें और बता दूं कि अगर किसी ने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोल दिया, अगर किसी ने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोल दिया तो उसे एच बोलना, बोले तो एक्स बोलना, है ना। बड़े ध्यान से सुनो ये बात, इसको समझो और फिर लिखो। जैसे ये पॉइंट है ना एक्स कोमा वाई या एच कोमा के, जैसे ये पॉइंट है एच कोमा के, एच कोमा के की ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। क्या ये पता है आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस एच है और ये डिस्टेंस के है। अगर नहीं पता तो दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ जो लिखा है ये गलत लिखा है, देखो एक्स एक्सिस डिस्टेंस के टाइम पे हमेशा के लेना और के भी मत लेना, मॉड के लेना, क्योंकि मॉडुलस आपको प्लस और माइनस वन एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे जाने से फ्री कर देगा ताकि आपको प्लस माइनस नहीं लेना पड़े। और अगर बाय द वे आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस कभी लेनी पड़ जाए, ठीक है, लिख लो वाई एक्सिस डिस्टेंस टेक मॉड के। ठीक है, मॉड एच, सॉरी मॉड एच। क्लियर है? पॉइंट नंबर सी। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले के सिवा कई बार हम लोग इसके क्वेश्चंस करने के दौरान सेक्शन फार्मूला भी दिमाग में रखते हैं बकायदा। ठीक है, लिख लो सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अच्छा और कैसी चीजों का हेल्प लेते हैं हम लोग? एरिया के जो फार्मूले हैं उनका भी यूज करते हैं। आपके दिमाग में रख लो, आपकी मेरे को सर ने बताया 6-7 पॉइंट, इनके अंदर से जरूर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ई, ठीक है, ई अगर देखा जाए तो हम लोग जिस चीज का सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज स्क्वायर एंड ऐड। ठीक है, एफ, इसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बहुत ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखते चलो। ठीक है जी, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद में एक और चीज है दैट इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, है ना, इसको टी वाई करके ऊपर लगा देते हैं। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या चीज है? ये हिंट कर रहा हूं, है ना, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये हम लोग आने वाले फर्दर आने वाले टाइम में हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी नहीं मैं लेकिन यूज करूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ m1 m2 इज इक्वल टू -1। जहां मैं आपको ये क्लियर कर दूं, है ना, m क्या चीज है? m स्लोप है किसकी? लाइन की। कौन सी लाइन की? ज्वाइनिंग x1 y1
एंड x2 y2। ये अगर 2 पॉइंट होते हैं तो उनकी लाइन को जोड़ने वाली लाइन की जो स्लोप होती है ना, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की जो स्लोप होती है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके एक फार्मूला होता है, उससे आती है। तो आने वाले टाइम में अगर मैं कभी इसका यूज करूं तो अपन यहाँ पे रुके रहेंगे कि भाई सर आने वाली चीज को अभी पढ़ा रहे हैं क्योंकि कहानी में लोकस है। ठीक है, ये इतने सारी चीजों को हम लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन जरूर बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नॉर्मली अक्सर यही गलती होती है कि लोकस के दौरान स्टूडेंट को बुक्स वाले भी और कई जने भी सिर्फ ये 5 पॉइंट बता के कहते हैं कि इससे लोकस हो जाएगा, और लोकस बनता नहीं है। जबकि मेरा क्या है, ये मेरे पर्सनल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ऐसा देखो, जैसे मैंने आपको अभी घोड़े वाले एग्जांपल में साफ साफ बता दिया कि आपकी नजर में सर्कल था, आप डायग्राम देख रहे थे, और मैं आपको बता रहा था कि कहानी में प्लेन है, और प्लेन है तो एक्स और वाई है। एक्स और वाई को जिस दिन आप आर से मिलाओगे पाइथागोरस खुद दिखेगा, और पाइथागोरस दिखेगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मैंने डायग्राम से अपनी मैथ्स को जोड़ा है। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, क्वेश्चन करते हैं, है ना। इनमें 3 पॉइंट मैं आपको अभी से बता रहा हूं, लोकस के दौरान 3 पॉइंट बता रहा हूं जो आप अपनी कॉपी में लिख लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इक्विडिस्टेंट किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा जब भी कोई पाथ ट्रेस होगा वो सर्कुलर होगा। फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाला पॉइंट हमेशा सर्कुलर पाथ देगा, माने सर्कुलर लोकस देगा। क्लियर है? चलें, द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ओ विल ऑलवेज फॉर्म अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओ, माने ऐसा होगा। क्लियर है? एक ये लोकस आपके दिमाग में रखो, एक बात, ठीक है। यहां पे दूसरा पॉइंट क्या है, अगर बाय द वे दो लाइनों से बराबर दूरी पर, अगर बाय द वे दो लाइनों से बराबर दूरी पर किसी पॉइंट को आप ट्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर आएगा। वो क्या आएगा? एंगल बाइसेक्टर आएगा। क्लियर है? कैसे? ऐसे, जैसे ये दो लाइनें हैं, ठीक है, इनसे हमेशा बराबर दूरी पर रहने वाला पॉइंट ये है। आप जब भी निकालेंगे ये दोनों डिस्टेंस बराबर निकलेंगी। किसी भी जगह से आप इन पे परपेंडिकुलर डालिए, कहीं से कहीं पे भी परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है, हर पॉइंट वो पॉइंट है जो एक ही मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो है कि वो इक्वी डिस्टेंट है दो गिवन लाइन से। तो जो हमारे को पाथ ट्रेस हुआ वो डॉट 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 जो है वो दिख रहा है, वो ओपी है, और ये डॉट 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 ही लोकस कहलाता है। इसीलिए मैं मजाक मजाक में, जब आप आगे चलेंगे तो मैं कभी अचानक से लोकस बोलूंगा तो लोकस बोलते मेरे मुंह से निकलेगा डॉट 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 डॉट। क्यों? क्योंकि लोकस कुछ नहीं है, डॉट 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 डॉट। कौन सा डॉट? डॉट एक ही मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। मैं बातों को हिंदी में कह रहा हूं, आप बातों को हिंदी में समझ रहे हैं, मुश्किल नहीं है, हम अपनी बातों को हिंदी में समझा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर दो लाइन की जगह पर, अगर दो लाइन की जगह पर दो पॉइंट होते हैं तो दो पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहने वाला पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, और वो स्ट्रेट लाइन उनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। क्या? देखो, ये दो पॉइंट, इनको मिलाया, लाइन बनी। अब एक ऐसा पॉइंट जो हमेशा इनसे बराबर दूरी पर है, किससे? ए और बी से, वो ऐसा होगा, दिख रहा है। और ये पी जो है ये उसका लोकस है। कौन सा? ये उसका लोकस है। आप इस पे खड़े होकर के किसी भी पॉइंट से इन दोनों को मिला लीजिए, आप जैसे ही मिलाएंगे इंटरेस्टिंगली हमेशा बराबर आएगा। नीचे भी अगर आपने मिलाया तो भी ये दूरियां सेम आएंगी, माने इस लाइन पर, कौन सी लाइन पर? इस लाइन पर हर पॉइंट ऐसा मौजूद है जो दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे है, जो दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे बना रहता है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन करा रहा हूं पैरामेट्रिक के। क्लियर है? किसके? पैरामेट्रिक के। किसके? पैरामेट्रिक के। ये जो पहला क्वेश्चन आया ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, हमें इसका कर्व पता करना है। कैसे? लोकस से। तो इसका लोकस कैसे निकलेगा? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन हमेशा, पैरामीटर्स तब यूज होते हैं जब दो वेरिएबल्स आपस में किसी तीसरे वेरिएबल से कनेक्ट हो रहे हो। जब दो वेरिएबल, सर कौन से दो वेरिएबल? दो वेरिएबल एक्स और वाई। सर किस तीसरे से कनेक्ट हो रहे हैं? उन दोनों को, एक्स और वाई को कनेक्ट करने वाले आदमी का नाम थीटा है, क्योंकि एक्स भी थीटा में दिया है, वाई भी थीटा में दिया है, तो थीटा यहां पैरामीटर है। एक ऐसा आदमी जिसने दोनों आदमियों को पकड़ रखा है, थीटा ने एक्स को भी पकड़ रखा है और वाई को भी पकड़ रखा है, हम दोनों को मिलाएंगे, हमारा लोकस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं वापस याद दिला दूं, हमारे पास में पाइथागोरस है, सेक्शन फार्मूला है, एरिया का फार्मूला है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है ना, स्क्वायर एन हेड है, और इसके सिवा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। याद रखना,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखें पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू a cos थीटा दी है, y की वैल्यू a sin थीटा दी है, दिए ना मेरे दोस्त? आप बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी बेटा? x बाई a। sin थीटा की वैल्यू बोलो y बाई a। क्या आप sin और cos को लेके कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद कर पा रहे हैं? बिल्कुल मैं खुद कर पा रहा हूं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। इसमें पुट कर दो। sin थीटा की जगह y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, cos थीटा की जगह x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1। भावार्थ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। लो साहब आंसर आ गया, खत्म। एज सिंपल एज दैट। क्या आप ये बात समझ गए? कितना सिंपल क्वेश्चन रहा, आप इसको देख के समझ सकते हैं मैंने क्या यूज करा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्वेश्चन डन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर द्वितीय पे, बी। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन दिखा आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स इज इक्वल टू कितना है? a cos थीटा। y इज इक्वल टू कितना है? b sin थीटा। कोई चीज ऐसी है जो आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल सोचो, पिछले क्वेश्चन से सीखा। क्या सीखा आपने? cos थीटा की वैल्यू बोलो, चलो x बाई ए। चलो sin थीटा की वैल्यू सोचो, y बाई बी। हाँ, पिछला क्वेश्चन नहीं है ये। अब की बार देखो, याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो y के साइन थीटा की जगह रख दूं, y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये कितना? x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब की बार ये पिछली बार जैसा नहीं होगा, इसलिए यही आंसर हो गया। लोकस डन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलूं? हाँ, अगला क्वेश्चन सुनो, कितना सिंपल क्वेश्चन चल रहा है आप देखिए। अब की बार सी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्स इज इक्वल टू कितना दिए मेरे दोस्त? ए सेक थीटा। वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? ए टेन थीटा। किसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद आ रही है? हाँ, कौन सी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलो सेक थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दूं? अरे भाई सेक थीटा सोचो ना, यहां से एक्स बाई ए कर सकते हैं ना आप लोग, ए को उधर भेज दो। टेन थीटा की वैल्यू बोलो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी डन। कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो, जिंदगी में और कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, लोकस के 3 क्वेश्चन आते हैं अब आपको। ठीक है, 3 आते हैं तो 4 भी आएंगे, देखते हैं कितने आ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है ये? ठीक है, अब की बार जिन लोगों को मेरे ये वाला क्वेश्चन दिख गए हैं उनके लिए आगे चलते हैं अपन लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? ओके, चलो आते हैं। हाँ भाई, डी क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। डी क्वेश्चन में आपको एक्स कितना दे रखा है भाई? कितना? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं आपको अगला फंडा सिखा रहा हूं। इस बार साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना बेवकूफी है। इस बार साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना बेवकूफी है। अब की बार मैं यूज कर रहा हूं स्क्वायर एंड ऐड। क्या कर रहा हूं? स्क्वायर एंड ऐड। स्क्वायर करके जोड़ूंगा। जरा जल्दी से बताओ, इसका स्क्वायर बोलो। पहली लाइन का स्क्वायर सोचो। मैं सोचूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में कितना? 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कर दूं? चलो वाई स्क्वायर सोचो, इसका स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab कितना भाई मेरे? साइन थीटा कॉस थीटा। क्या कहते हो आप? जोड़ दूं? स्क्वायर कर चुका हूं, ऐड कर रहा हूं। चलो, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये दोनों कटेंगे। कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कटेंगे। चलो बताओ, ए स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। इधर बी स्क्वायर कॉमन आएगा? आएगा, और इंटू 1 बनाएगा। तो ये इधर भी तो ऐड होगा। हाँ, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज माय आंसर। क्लियर है? आपको बात समझ में आई? देखिए साहब, हमने 2 फंडे सीख लिए। अब कौन कौन से 2 फंडे सीख लिए? पहला काम हम लोगों ने सीख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरा काम हमने क्या सीख लिया? अभी सीखा, स्क्वायर करके जोड़ना। तो जब भी ऐसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिखता है, देखते ही स्क्वायर एंड ऐड पे हमला करो। स्क्वायर एंड ऐड, हाँ भैया, साग लगा दो भाई के, स्क्वायर एंड ऐड एंड गेट साग। हाँ भाई, ओके। चलो, 3 फंडामेंटल हमने सीख लिए। जल्दी से हमारे इसको और आगे बढ़ाते हैं, रथ को। ठीक है, लोकस के कम से कम कुछ क्वेश्चन तो आने चाहिए। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है उसका लोकस बताओ। बताएंगे, इसको भी कहो आराम से, जल्दी मत मचाओ भाई, है ना। लोकस चाहिए, किसका चाहिए? सेंट्रोइड का लोकस। बड़े ही ध्यान से सुनना,
इस तरह की बातों को टीचर से सुनो। सेंट्रॉइड का लोकस, है ना, ये बात भूलना नहीं है, दिमाग में भरो। जिसका भी लोकस ही उसे एच के बोलो, ठीक है। मतलब क्या सर? इसका मतलब सेंट्रॉइड को एच के बोले? यस एग्जैक्टली। क्या बोलना है? एच के। जिसका लोकस पता करना उसे एच को के बोलो। सबसे पहला काम ये ठोको। क्लियर है? जिसका भी लोकस पता करना एच के बोलो, जिसका भी लोकस पता करना एच के बोलो। क्लियर है? अब सोचो, बच्चे को पता है कि अगर सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड का मतलब तीनों एक्स जोड़ के डिवाइड बाई 3 करना है। तो इसका एक्स a cos थीटा, इसका एक्स b sin थीटा, लास्ट वाले का एक्स 1 जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दूं? कर दो। k की वैल्यू सोचो, तीनों का y a sin थीटा माइनस b cos थीटा प्लस 2 डिवाइड बाई 3 कर दूं? कर दो। अब क्या आप में से कोई ये समझ सकता है मैथ्स में कि 3 उधर जाके 3h बनाएगा? बनाएगा। इस वाले 1 को उस साइड भेजो, -1 हो जाएगा? हो जाएगा। a cos थीटा दिखा? दिखा। b sin थीटा दिख रहा है? दिख रहा है। अब जरा इधर से देखो, इस 3 को उधर भेजो, 3k हो जाएगा, माइनस का 2, ये 2 को भी उधर भेज दो, माइनस का 2 हो जाएगा। इस इक्वल में a sin थीटा माइनस b cos थीटा। और मैंने अभी भी क्या सिखाया था? मैंने अभी भी क्या सिखाया था? a cos थीटा b sin थीटा दिखा और आपके दिमाग में साग आया। साग, SAG, साग। साग लपेट दो इसके। स्क्वायर एड एंड गेट, समझ में आया? स्क्वायर करो। आओ मेरे दोस्तों, स्क्वायर करते हैं। 3h माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab sin थीटा cos थीटा। बोलो ना, सही है? इसका स्क्वायर करो। 3k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab sin थीटा cos थीटा। क्या करना है? जोड़ दो। हाँ भाई, साग पहले स्क्वायर करा, अब ऐड कर रहा हूं। तो ये 3h माइनस 1 का स्क्वायर 3k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जिस दिन इनको जोड़ूंगा a स्क्वायर, इन दोनों का सम b स्क्वायर और ये दोनों 67। बस। अब जैसे कि हमारे पास में आंसर आ गया, फाइनली इसके आगे नहीं जा सकते। अब लास्ट में जहां और h और k बचे वहां x और y लगा दो। क्या मतलब? तुरंत प्रभाव से इसे 3x माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं आप। सही है? हाँ, रिप्लेस कर रहे हैं। प्लस में कितना? 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। सही है? हाँ, पहली चीज क्या सीखी? जिसका लोकस बोले उसे एच के बोलो। भाई तेरा नाम पड़ गया एच के, क्वेश्चन ने बोला भाई। ठीक है? फिर कंडीशन क्या थी? सेंट्रोइड की कहानी थी, सेंट्रोइड की कंडीशन लगा दी। ठीक है ना? सेंट्रोइड के टाइम पे सेंट्रोइड की कंडीशन, ऑर्थो सेंटर के टाइम पे ऑर्थो सेंटर की कंडीशन लगाएंगे। जिसकी क्वेश्चन बोलोगे उसकी कंडीशन लगाएंगे हम। ठीक है? अब मान लो जैसे किसी ने हमारे को पपलू क्वेश्चन दिया दूसरा, क्लियर है? अब जरा इसी क्वेश्चन के ऊपर विचार करते हैं। ठीक है? बड़े ही ध्यान से देखना। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई? 80 स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 280। देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज और सिखा रहा हूं, एलिमिनेटिंग वेरिएबल। क्या बोला मैंने? एलिमिनेटिंग वेरिएबल। ये एलिमिनेटिंग वेरिएबल क्या चीज है बताता हूं। एलिमिनेटिंग वेरिएबल ना बोल करके इसे बोलते हैं एलिमिनेटिंग पैरामीटर। क्या मतलब? पैरामीटर? कौन सा सर पैरामीटर? आपने बोला था दो वेरिएबल को जोड़ने वाला तीसरा आदमी। हाँ, तो देखो, ये x पहला वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, और x और y किससे जुड़े हुए हैं? x और y किससे जुड़े हैं? दोनों किससे बने हैं? t से। दिख रहा है? तो यहाँ t पैरामीटर है, तो t को हटाना आपका आंसर दे जाएगा। क्या 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 कैसे t को कैसे हटाएंगे सर? वो सीखो, वो सिखा देता हूं। ये t है ना, देखो ये t जो है 80 स्क्वायर है। चलो जल्दी से बताओ, इससे t की वैल्यू बोलो। t की वैल्यू इससे, हाँ, y बाई 2 है, निकलेगी ना? इससे t की वैल्यू आई और ये t की वैल्यू यहां रख दो, बस दैट्स इट। जैसे यहां रखोगे ये x हो जाएगा a और t की जगह हो जाएगा y बाई a का, y बाई 2a का होल स्क्वायर। t हट गया, उससे t लाए इसको पिला दिया, इससे t लाए इसको पिला दिया। कहने का मतलब क्या? t हटा। t कैसे ही हटाओ, कोई जरूरी नहीं ला करके हटाओ, जोड़ के हटता है जोड़ के हटाओ, लेस करके हटता है लेस करके हटाओ, मल्टीप्लाई करके हटता है मल्टीप्लाई करके हटाओ, टी हटाओ, कुछ भी करके टी हटाओ। जैसे कैसे? ये अभी मैंने दिखा दिया। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा a इंटू में वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और ये a से ही कटेगा, x यहां रह जाएगा। फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 4ax। ठीक है? तो यहां से अपना आंसर बन रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपका उत्तर बन गया साफ। क्लियर है? और ये आने वाले टाइम में पैराबोला कहलाएगा। अब अपन ने आज के दिन पे भले ही थोड़े ही सही, छोटे छोटे ही सही, लेकिन कुछ क्वेश्चन लगा लिए,
है कि नहीं? तो हमारे को लोकस समझ में कुछ-कुछ आने लग गया, थोड़ा-थोड़ा। अब कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है? हाँ भाई, अब अगला एक बस जाते-जाते लास्ट में एक जी क्वेश्चन और देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा-चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 280, है ना? जी दिखा रहा हूँ भाई, एक्स इज़ इक्वल टू 280 दे रखा है और वाई इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे दोस्त? 80 स्क्वायर, सही है? पिछली बार उल्टा था, अब की बार एक्स और वाई आपस में बदल गए, तो कुछ नहीं, टी को एलिमिनेट करना है, तो टी की वैल्यू ली, x/2a आई और ये उठा करके वाई में रख देते हैं। तो y इज़ इक्वल टू a इंटू में x/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है आप समझदार हैं, तो शायद ये समझ गए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये भी पैराबोला होता है, ये और नीचे वाला भी पैराबोला था, ये बता दूं आपको, दोनों ही पैराबोला हैं, अलग अलग तरह के। बस अब ये आपके जाने का टाइम है ना, मैंने आपको बहुत ज्यादा समय ले लिया है ना। माता पिता का खूब सम्मान करना है, भूलना नहीं है, इस छोटी छोटी बातों से ही जीवन है। ठीक है, और मास्क लगा कर रहें, भाई बहनों से नोक-झोंक चलती रहती है, दोस्त यारों से मिलते रहें, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर लबालब रहें, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन करें, क्योंकि अब ये जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उन्हीं के दौरान आपको खत्म करनी है स्टेट लाइन।